आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस उद्योगपति की जिसने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा किया बल्कि अपने सिद्धांतों, स्वाभिमान और देश प्रेम से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। ये कहानी है रतन टाटा की, एक ऐसा नाम जिसने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिसने अपमान को अपनी ताकत बनाया, जिसने वादा निभाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और जिसने देश हित के सामने कभी मुनाफे को प्राथमिकता नहीं दी। फोर्ड के साथ ऐतिहासिक घटनाक्रम हो, जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण हो, या आम आदमी के सपने को सच करने वाली टाटा नैनो की कहानी, हर मोड़ पर रतन टाटा ने दिखाया कि असली नेतृत्व क्या होता है। सेवा, समर्पण और स्वाभिमान की यात्रा सिर्फ एक उद्योगपति की जीवनी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी है जो युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा है। तो आइए जानते हैं रतन टाटा के जीवन की वो रोचक, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक यात्रा जिसने उन्हें बना दिया भारत का रियल हीरो। अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता के बल पर टाटा ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन थे। रतन टाटा की इस कहानी में हम जानेंगे कि रतन टाटा ने अपने स्वाभिमान के लिए बर्तन मांजने जैसा काम किया, तो इसके साथ ही फोर्ड जैसी कंपनी को अपना अपमान करने के कारण उसे अपनी शैली में सबक भी सिखाया। रतन टाटा इस बात का उदाहरण है कि किस तरह व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार के द्वारा सैकड़ों युवाओं का रियल हीरो बन सकता है। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। उनका जन्म सूरत शहर में 28 दिसंबर 1937 में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनू था। 10 साल की उम्र में आपसी मतभेद के कारण उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की थी। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है जिसका नाम नोएल टाटा नाम है। रतन टाटा के माता पिता में तलाक होने के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाज बाई टाटा ने किया। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। कुछ समय के बाद उनका एडमिशन कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हो गया, जहां से उन्होंने माध्यमिक शिक्षा पूरी की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। वे युवावस्था से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के दौरान होटल में बर्तन मांजने से लेकर कई छोटे मोटे काम भी किए। सन 1959 में उन्हें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में डिग्री प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने सन 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। रतन टाटा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में रहकर कुछ समय तक जोन्स एमोन्स और IMB जैसी कंपनियों में काम किया और अपने अनुभव को समृद्ध किया। परिवार के आग्रह पर सन 1961 में वे भारत लौटे और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े। शुरुआत में उन्हें जमशेदपुर से टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम मिला, पर उनकी लगन और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें सन 1970 में मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया। सन 1971 में रतन टाटा को टाटा समूह की टीवी और वीडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक का पदभार मिला। वो कंपनी उस समय घाटे में चल रही थी। उन्होंने अपने कौशल से 3 सालों में कंपनी का मार्केट शेयर 2% से 20% तक पहुंचा दिया। हालांकि बाद में इमरजेंसी की वजह से आई आर्थिक मंदी में कंपनी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान सन 1977 में यूनियन के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद रतन टाटा को कपड़ा बनाने वाली कंपनी इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी सौंपी गई।
ये कंपनी भी उस समय घाटे में चल रही थी। रतन टाटा ने इसे संभालने के लिए काफी प्रयत्न किए। उन्होंने कंपनी को उभरने के लिए मैनेजमेंट से 50 लाख का निवेश करने का आग्रह किया, लेकिन बाजार में इसके कपड़े की मांग न होने के कारण मैनेजमेंट ने ये निवेश करने से इनकार कर दिया और कुछ दिनों बाद ही कंपनी को भी बंद कर दिया गया। उस वक्त टाटा समूह के अध्यक्ष JRD टाटा थे। हालांकि उस समय तक रतन टाटा कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सके, पर उनकी ईमानदारी और काम के प्रति जुनून को देखकर JRD टाटा उनसे काफी प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनके इस निर्णय का काफी विरोध हुआ, जो काफी समय तक चलता रहा, लेकिन अंततः 1991 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई। रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई अहम प्रोजेक्ट शुरू किए और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने कंपनी को नई पहचान दिलवाई। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स की स्थापना हुई, जिसने कतई उतार चढ़ाव तो देखे पर कामयाबी की नई मिसालें भी कायम की। फोर्ड कंपनी की जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदना और नैनो कार बनाने का कारनामा रतन टाटा के स्वाभिमान और संकल्प के सूचक बन गए। इन दोनों घटनाओं ने रतन टाटा के जीवन के आयाम को चार चांद लगा दिए। अब चलते हैं इन घटनाओं की तरफ। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 1998 में पहली पूर्णतः भारतीय कार टाटा इंडिका लॉन्च की, पर यह कार मार्केट में चल नहीं सकी। इससे कंपनी को बेहद नुकसान हुआ और मैनेजर्स ने कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। मैनेजर्स के सुझाव पर रतन टाटा की फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग रखी गई। ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। उस मीटिंग में बिल फोर्ड ने बहुत रूखा व्यवहार किया। उसने मीटिंग में कहा कि अगर आपको कार बनानी आती ही नहीं तो इसमें इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए। उसने टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए बेहद कम राशि का ऑफर दिया और कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। इससे रतन टाटा का आत्मसम्मान चोटिल हो गया और वे डील छोड़कर चले गए। उन्होंने नए उत्साह से काम किया और इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया, जो कि काफी पसंद किया गया। इस तरह टाटा मोटर्स की गाड़ी चल पड़ी। 2008 में समय ने पलटा खाया। फोर्ड कंपनी का चेयरमैन बिल फोर्ड, जिसने रतन टाटा का अपमान किया था, उसकी लग्जरी कार जैगुआर और लैंड रोवर फ्लॉप हो गई। फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ चुकी थी। ऐसे में रतन टाटा ने इन्हें खरीदने का प्रस्ताव रखा। तब बिल फोर्ड उनके ऑफिस में मिलने आए। रतन टाटा को बिल फोर्ड का वो अपमान याद था, पर उन्होंने इसके बावजूद बहुत सज्जनता का परिचय दिया और मैं जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। ये देखकर बिल फोर्ड ने कहा कि सर, आपने जैगुआर और लैंड रोवर खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एक बार रतन टाटा ने बारिश में भीगते हुए एक दंपति की बात सुनी, जिसमें वे लोग कह रहे थे कि अगर 1-1.5 लाख में कार मिलती तो हम भी कार खरीद लेते। इससे रतन टाटा दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने के लिए प्रेरित हुए। उनका ये सपना सन 2008 में पूरा हुआ, जब उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में नैनो कार का उद्घाटन किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप्स ने अनेक क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। उन्होंने 2000 में कनाडा की टी बैग्स बनाने वाली कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग बनाने वाली कंपनी बन गए। सन 2004 में उन्होंने साउथ कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल को खरीदा, जिसका नाम बदलकर टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा। ये कंपनी बाद में टाटा स्टील यूरोप के नाम से जानी गई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप की पूरी दुनिया में साख बढ़ी। एक और वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान बन गया। दूसरी ओर उसने इंटरनेट आधारित बिजनेस में भी ध्यान दिया और ओला, पेटीएम, जियोमी, लेंसकार्ट, ब्लूस्टोन, फर्स्ट क्राई, स्नैपडील, जिवामे, कार देखो, अर्बन लैंडर, क्याजुंगा, केशरो.com जैसी तमाम कंपनियों में भी निवेश किया। रतन टाटा ने 21 साल तक टाटा ग्रुप्स की सेवा की। इसके बाद 28 दिसंबर 2012 को वो टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों से रिटायर हो गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा कंपनी को रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना से ज्यादा बढ़ाया। रतन टाटा को उनकी महान उपलब्धियों के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से ढेरों पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों में मुख्य रूप से डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री है, जो उन्हें देश और विदेश की लगभग 1.5 दर्जन यूनिवर्सिटी ने प्रदान की। इसके अलावा उन्हें उरुग्वे, फ्रांस, सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली सहित अनेक देशों की सरकारों ने वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने जीवन में आदर्शों को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले सर रतन टाटा
आजीवन कुंवारे रहे और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह इतनी सी है कि उन्होंने जिस लड़की से प्यार किया था उससे वादा किया था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, किसी और से नहीं। हुआ यूं कि उन्हें लॉस एंजलिस की एक लड़की से प्यार हो गया था। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंची, उनकी शादी की डेट तय होने लगी, लेकिन तभी उनकी दादी का फोन आ गया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उन्हें शादी का प्रोग्राम कैंसिल करके इंडिया लौटना पड़ा। ये 1962 की बात है। उस समय भारत चीन का युद्ध चल रहा था। उन्होंने अपनी प्रेमिका से कहा कि मेरे साथ इंडिया चलो, वहीं पर शादी करेंगे, पर भारत चीन युद्ध के कारण उसने इंडिया जाने से इनकार कर दिया। रतन टाटा अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने ही रतन टाटा का पालन पोषण किया था, इसलिए वे तुरंत इंडिया लौट आए। इससे उनकी प्रेमिका बहुत नाराज हो गई और उसने गुस्से में किसी और से शादी कर ली। रतन टाटा को जब ये बात पता चली तो वे बहुत दुखी हुए, पर चूंकि उन्होंने अपनी प्रेमिका से वादा किया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, इसीलिए उन्होंने फिर कभी किसी से शादी नहीं की और आजीवन कुंवारे रहे। रतन टाटा ने अपने वादों को हमेशा निभाया, चाहे उसके लिए उन्हें नुकसान ही क्यों ना सहना पड़ा। ऐसे ही एक रोचक घटना हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हुआ यूं कि एक बार उन्हें एक स्कूल ने अपने एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो सभी बच्चे उनसे मिलने के लिए उतावले हो गए और वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस पर रतन टाटा ने बच्चों से कहा कि आप लोग शांति से बैठे, मैं सभी लोगों से मिलकर ही यहाँ से जाऊंगा। पर संयोग कुछ ऐसा बना कि वो कार्यक्रम काफी लंबा खिंच गया। तब उनकी फ्लाइट का समय हो गया। रतन टाटा ने बच्चों के लिए अपनी फ्लाइट छोड़ दी और सभी बच्चों से मिलने के बाद ही वहां से लौटे। रतन टाटा सिर्फ वादे के ही पक्के नहीं थे, वे अपने देश से भी सच्चा प्यार करते थे और उनके लिए नुकसान भी सहने को तैयार रहते हैं। ये उनके जीवन की दो घटनाओं से पता चलता है। पहली घटना उस समय की जब मुंबई के 26/11 के अटैक के बाद उन्होंने ताज होटल की मरम्मत के लिए टेंडर निकाला था। उस समय पाकिस्तान के 2 बिजनेसमैन ने एक मंत्री के जरिए उनके होटल की मरम्मत का काम करने में रुचि दिखाई। इसके लिए वे मार्केट रेट से बेहद कम काम पर काम करने को तैयार थे। इस पर रतन टाटा ने मंत्री को जवाब देते हुए कहा कि मैं इतना बेशर्म नहीं हूं कि जिस देश का आतंकवादी हमारे देश में आकर नरसंहार करे, मैं थोड़े से पैसों के लालच में उसी देश के लोगों से होटल की मरम्मत करवाऊं। ऐसी ही एक घटना पाकिस्तान सरकार के साथ की भी है, जो कि 26/11 के बाद की है। एक बार उनसे एक एजेंट ने संपर्क किया और कहा कि पाकिस्तान सरकार पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कई हजार टाटा सूमो खरीदना चाहती है, इसके लिए आप एक बार यहाँ आकर मिल लें। इस पर रतन टाटा ने जवाब देते हुए कहा कि जिस देश की सरकार हमारे देश में आतंकवादी भेजकर नरसंहार करवाती है, ऐसी सरकार के साथ बिजनेस करना तो दूर, मैं उनसे बात तक करना भी गुनाह समझता हूँ। एक अत्यंत सफल बिजनेसमैन, एक नेक दिल इंसान के साथ ही रतन टाटा एक प्रशिक्षित पायलट भी थे और अमेरिकी युद्ध विमान F-16 को भी उड़ा चुके हैं। रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने अपने व्यापार और व्यवहार के द्वारा जिन आदर्शों की स्थापना की वे अतुलनीय है। यही कारण है कि सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि देश के बाहर के लोग भी उन्हें बेहद इज्जत देते हैं और बड़े सम्मान के साथ उन्हें सर रतन टाटा कहकर बुलाते हैं। ये थी कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने सफलता को सिर्फ मुनाफे से नहीं बल्कि मूल्यों से परिभाषित किया। रतन टाटा ने हमें ये सिखाया है कि असली महानता पद या संपत्ति में नहीं बल्कि चरित्र, वचनबद्धता और देश प्रेम में होती है। उन्होंने दिखाया कि अपमान को भी अवसर में बदला जा सकता है, कि नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना है, और ये भी कि व्यापार तभी महान बनता है जब उसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हो। टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले इस दूरदर्शी नेता की विरासत आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनका स्वाभिमान और उनका योगदान हमेशा जीवित रहेगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।